इन दिनों पाकिस्तान में रहता हूँ। काजी कैंप। रिटायरमेंट के बाद भोपाल के इसी मोहल्ले में आकर रहने को तो कहा था भाषा ने, ज़हीर हसन भाषा ने। राहुल की नज़र ऑटो के बाहर गई तो एक दुकान के बोर्ड पर मोहल्ले का नाम काजी कैंप देखकर अचानक उसे भाषा का स्मरण हो आया। भाषा असल में भाई साहब का लघु रूप है। ज़हीर हसन इसी नाम से पूरे मोहल्ले में मशहूर थे। वे उस छोटे से कस्बे के सरकारी अस्पताल में वाहन चालक थे। अस्पताल में बने सरकारी मकान में रहते थे अपने भरे पूरे परिवार के साथ, जिसमें उनकी पत्नियां, 4 बेटियां और 2 बेटे थे। पूरा परिवार उन्हें भाषा ही कहकर बुलाता था, उनके बच्चे भी और पत्नी भी। बेटे बेटियों ने कभी अब्बू या पापा कहकर नहीं बुलाया। असल में तो वे भाई साहब ही कहकर बुलाते थे, लेकिन छोटे बेटे कमर हसन ने पूरा भाई साहब कहने के स्थान पर भा सा कहकर बुलाना शुरू कर दिया। बस वे जगत भाषा हो गए। पत्नी सीधे तो भाषा नहीं कहती थीं, लेकिन बच्चों से तो कहती ही थीं कि तुम्हारे भाषा आ गए क्या। चारों बेटियां बला की खूबसूरत थीं और मिलनसार इतनी कि सरकारी अस्पताल का वह कैंपस, जहां भाषा का परिवार एकमात्र मुस्लिम परिवार था, वे उस पूरे कैंपस की बेटियां थीं। भाषा उस समय 50 के लगभग उम्र में थे। हमेशा पूरी बाह की सफ़ेद शर्ट और स्टील ग्रे कलर की पैंट पहनते थे। शर्ट की आस्तीनें भी हमेशा कोहनी से ऊपर मुड़ी हुई रहती थीं। नाटे कद के भाषा सामने से पूरे गंजे थे, लेकिन कानों के ऊपर और पीछे की तरफ अच्छे खासे घने बाल थे। खिचड़ी बालों को हमेशा कुछ बढ़ा के रखते थे, जो कानों के ऊपर लहराते रहते थे। मोटे लेंसों का चश्मा एक डोरी में बंधा हुआ गले में लटकता रहता। कुछ पास का देखना या पढ़ना हो तो कत्थई फ्रेम का वो चश्मा आंखों पर आ जाता था। कमर हसन और राहुल समवय थे। कमर बहुत चुलबुले टाइप का लड़का था। पिता के साथ रहकर ड्राइवरी सीख रहा था। पढ़ाई 8वीं के बाद छोड़ चुका था। राहुल के डॉक्टर पिता अस्पताल में पदस्थ थे और कैंपस में ही सरकारी मकान मिला हुआ था, बिल्कुल ज़हीर हसन भाषा के मकान के पास। राहुल के मकान से सटा हुआ गैराज था और उससे सटा हुआ भाषा का मकान था। मकान के पीछे का छोटा सा हिस्सा कटीली झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसमें भाषा की बकरियां बंधी रहती थीं और एक तरफ कुछ सब्जियों की बेलें लगी रहती थीं। एक कोने में फट्टों का बना मुर्गियों का दड़बा, उससे लगा हुआ टीन की पुरानी चादरों से बना एक गुसलखाना बिना छत का। भाषा की पत्नी और बेटियों का पूरा समय मुर्गियों, बकरियों और सब्जियों के पौधों की देखभाल में बीतता था। भाषा गैराज में बैठकर अपनी जुगाड़ तुगाड़ में लगे रहते थे। राहुल स्कूल से लौटता और बस्ता फेंककर सीधा गैराज की तरफ भागता था। भाषा चश्मे के ऊपर के हिस्से में से राहुल को देखते, मुस्कुराते और फिर अपने काम में लग जाते। राहुल वहीं बैठकर भाषा को काम करते हुए देखता रहता और कमर को गालियां खाते, पिटते, डांट खाते भी। कमर का दिमाग शैतानी दिमाग था, डिस्ट्रक्शन ज्यादा सोचता था। कस्बे से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर भोपाल था, प्रदेश की राजधानी। भाषा के सारे रिश्तेदार वहीं रहते थे। उन्होंने भी भोपाल के काजी कैंप इलाके में मकान बनवा लिया था, रिटायरमेंट के 1 या 2 साल पहले। रिटायरमेंट से पहले चारों बेटियों और बड़े बेटे की भी शादी कर दी थी भाषा ने। कमर को अफसरों से कहा कर भोपाल में ही सरकारी ड्राइवर के पद पर लगवा दिया था उन्होंने। जब गए थे तब तक कमर की शादी ही नहीं हुई थी, बस बाकी सारी जिम्मेदारियां पूरा कर चुके थे भाषा रिटायरमेंट से पहले। सर, होटल आ गया। ऑटो वाले की आवाज पर राहुल ने चौंक कर आंखें खोली। अरे, होटल आ भी गया, पता ही नहीं चला रास्ते का। सुनो भाई, शाम को काजी कैंप में किसी से मिलने जाना है, लेकिन उनके मकान का पता ठीक नहीं मालूम है मुझे। तुम ले जा सकते हो? राहुल ने ऑटो चालक को पैसे देते हुए उससे पूछा। कल सुबह की फ्लाइट से वापस लौटना है। पहले सोचा था कि शाम को जरा भोपाल घूम लेगा, मगर काजी कैंप का नाम देखा तो इरादा बदल गया है राहुल का। काजी कैंप में? सर, मैं भी वहीं रहता हूं। जिनसे मिलने जाना है उनका एड्रेस मालूम है क्या आपको? ऑटो चालक ने पूछा। यार, बहुत ज्यादा मालूम नहीं है, बस ये पता है किसी मस्जिद और नाले के पास ही मकान है उनका, राहुल ने याद करते हुए कहा। जब भाषा रिटायरमेंट के बाद कस्बा छोड़कर भोपाल रहने जा रहे थे तो यही पता बताया था उन्होंने। मस्जिद तो 2-3 हैं काजी कैंप में, मगर नाले के बहुत पास तो एक ही मस्जिद है, जामा मस्जिद अहले हदीस। जिनसे आपको मिलने जाना है उनका नाम क्या है? ऑटो चालक ने बहुत अदब के साथ पूछा।
जहीर हसन साहब के घर जाना है। उनका बेटा एक सरकारी ड्राइवर है, कमर हसन, राहुल ने उत्तर दिया। अरे हाजी भाई साहब के घर जाना है आपको? उनको जहीर हसन के नाम से कोई नहीं जानता सर। सब या तो भाई साहब कहते हैं या हाजी भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं है सर, मुझे मालूम है कि वो कहाँ रहते हैं, मेरे घर से बिल्कुल पास में रहते हैं, ऑटो चालक ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, यहां भी वो भाई साहब के नाम से ही मशहूर हैं? तो फिर एक काम करना, लेकिन पहले अपना नाम तो बताओ भाई। राहुल ने बात को अधूरे में ही छोड़कर प्रश्न किया। सर जावेद, जावेद खान, जावेद ने अदब के साथ उत्तर दिया। हाँ तो जावेद, एक काम करना, शाम को 5 बजे के आसपास आ जाना, ले चलना और फिर वापस भी छोड़ जाना होटल। पहले एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर दो मुझे। राहुल ने कहते हुए अपने मोबाइल को स्वाइप करके स्क्रीन को स्लीप मोड से बाहर निकाला और जावेद द्वारा बताया जा रहा नंबर उसमें फीड करने लगा। रूम में पहुंचकर वहीं लंच बुलवा लिया राहुल ने। खाना खाकर जब घड़ी देखी तो 3 बजने को हैं। जावेद को 5 बजे आना है, कुछ देर आराम किया जाए, यह सोचकर वो लेट गया। जीवन, परिवार, नौकरी की आपाधापी में जिंदगी का वह सबसे खूबसूरत हिस्सा जिसका नाम था, बिसर सा गया है। आज अचानक काजी कैंप के बहाने मानो किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने चल रहा है। कितने दिनों बाद याद किया उसने भाषा को, कमर को और अम्मी को, और वह एक रहस्य जो बचपन में उसने बहुत जानने की कोशिश की लेकिन नहीं जान पाया। अपने घर वालों से भी बार बार पूछा और भाषा से भी। किसी ने कोई भी ठीक ठाक उत्तर नहीं दिया था। वह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, बस इतनी सी बात थी कि राहुल को हर महीने एक बार भाषा के घर खाना खाने जाना होता था। वह अंग्रेजी कैलेंडर की कोई निश्चित तारीख नहीं होती थी। जब राहुल भाषा के घर खाना खाने जाता तो भाषा की पत्नी मतलब अम्मी रसोई घर में ही पटा लगाकर बहुत प्यार से उसे खाना खिलाती थी। खीर, पूरी, भजिए, दही बड़े, 2-3 तरह की सब्जियां, चटनी और कभी कभी मिठाई भी। उस खीर का स्वाद अभी भी राहुल की जुबान पर है। वैसी खीर कहीं और नहीं खाई जैसी अम्मी बनाती थी। ऐसी सौंधी सौंधी महक उठती थी खीर से कि रसोई क्या, पूरा घर उससे महक जाता था। खाना खा चुकने के बाद भाषा और अम्मी दोनों उसे एक एक चवन्नी देते थे। यह चवन्नी बाद में अठन्नी में बदल गई थी। भाषा जब चवन्नी देते थे तो उनकी आंखें सूनी सी होती थीं, लेकिन अम्मी जब चवन्नी देकर राहुल को सीने से लगाती थीं तो उनकी आंखें भीगी हुई होती थीं। अम्मी कुछ देर तक राहुल को सीने से लगाकर दुलार करती रहती थीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखों में गहरा लगा हुआ काजल फैलकर उनके दूध से गोरे चेहरे पर आंसुओं के साथ बह जाता था। राहुल को उस क्षण की कितनी खुशबुएं याद हैं। वह इत्र जो अम्मी लगाती थीं और उस तंबाकू की महक जो अम्मी पान में डालकर खाती थीं। अम्मा के सीने से लगने के बाद देर तक ये खुशबुएं राहुल को अपने आप पर से भी आती थीं। अम्मी के साथ राहुल की खूब छनती थी। जब भाषा कहीं गाड़ी लेकर दौरे पर गए होते और कमर भी साथ गया होता था तो राहुल अम्मी के पास बैठकर ही बतियाता था। ठिगने कद और भरे शरीर की अम्मी सलीके से सलवार कुर्ता पहनती थीं और उस पर दुपट्टा जो हमेशा बड़े सलीके से सिर पर रखा रहता। अम्मी का उजला रंग ही बेटियों और बेटों को मिला था। अम्मी को न केवल उजला रंग मिला था बल्कि नाक नक्श भी बहुत खूबसूरत थे। राहुल की माँ अक्सर कहती थीं कि अम्मी जवानी में कितनी खूबसूरत लगती होंगी। कई बार जब राहुल वहां पहुंचता तो अम्मी नमाज पढ़ रही होती थीं। सिर पर दुपट्टे को कसे नमाज पढ़ती हुई अम्मी को देखकर वह मंत्रमुग्ध हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे सारी दुनिया की शांति सिमटकर अम्मी के व्यक्तित्व में समा गई है। अम्मी से बतियाना उसे बहुत अच्छा लगता था। मुंह में पान दबाए, आवाज में नाक की टोन शामिल कर बोलती अम्मी की बातें उसे बहुत अच्छी लगती थीं। अक्सर तो वे अपनी सब्जी के पौधों की देखभाल में लगी होती थीं या अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठी होती थीं। घर से लगा हुआ एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। पेड़ के बाद खेत और जंगल शुरू हो जाते थे। उस पेड़ के नीचे एक चबूतरा सा बना लिया था अम्मी ने, कच्ची मिट्टी से छापकर और गोबर से लीपकर। उसी पर दरी बिछाकर अपनी सिलाई मशीन लेकर बैठती थी अम्मी। बीच बीच में सिलाई रोककर सरोते से छालियां काटने लगती। काट काट कर सुपारी के टुकड़े अपनी मोतियों के काम वाले बटुए में रखती जाती। बटुआ हमेशा उनके साथ ही रहता था और एक छोटी सी टोकरी भी। उस टोकरी में चूना, कत्ता, तंबाकू, भीगे कपड़े में लिपटे पान के पत्ते और एक छोटी सी डब्बे में पिपरमेंट रखा रहता था। राहुल को पिपरमेंट सबसे ज्यादा पसंद था।
खाने के लिए भी और अपनी पलकों पर लगाकर ठंडक महसूस करने के लिए भी। गाहे बगाहे उसे अम्मी पान भी बनाकर खिला देती थीं, बिना सुपारी और बिना कत्थे का पान। राहुल उनसे बतियाता रहता और खेलता रहता। और जिस दिन भाषा कस्बा छोड़कर जा रहे थे, कितना दुखी था उस दिन पूरा कैंपस। सब जार जार रो रहे थे। राहुल उस समय स्कूल के आखिरी साल में था, बड़ा हो चुका था। उसे सीने से लगाकर कैसा हिलक हिलक कर रोई थी अम्मी। रोना और दुआएं देना एक साथ किया था अम्मी ने। जाने कितनी दुआएं दे डाली थी अम्मी ने उस दिन। वह दृश्य आज तक राहुल के दिमाग में स्थिर होकर रुका हुआ है। फिर यह हुआ कि राहुल भी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर अगले साल कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चला गया। जब पढ़ाई पूरी हुई तो दिल्ली में ही एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी नौकरी लग गई। इसी बीच पिताजी का भी कस्बे से ट्रांसफर हो गया, तो राहुल के लिए कस्बा एक तरह से छूट ही गया, बस यादों में ही बचा रह गया। फिर शादी, बच्चे, जिंदगी, सबकी उलझनों में जीवन उलझता गया। अब तो पिताजी भी रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद राहुल ने उन्हें दिल्ली ही बुला लिया अपने पास। माँ, पिताजी, पत्नी और 2 बेटियां, यही है अब उसकी छोटी सी दुनिया। दिल्ली से बहुत दूर बसा वो छोटा सा कस्बा आज भी उसके सपनों में आता है। सोचते ही सोचते कब राहुल की नींद लग गई उसे पता ही नहीं चला। मोबाइल की रिंग से उसकी नींद खुली तो जावेद का कॉल है। जावेद को इंतजार करने का कह वो बाथरूम में चला गया। तैयार होकर राहुल होटल के बाहर आया और ऑटो में बैठते हुए कहा, अच्छा जावेद, ऐसा करो, पहले जरा बाजार चलो, कुछ कपड़े लेने और मिठाई भी। खरीदारी करते हुए काजी कैंप पहुंचने में शाम हो गई। जावेद ने एक ऑटो एक घर के सामने ले जाकर रोक दिया। राहुल ने साथ लाए सामान को उठाया और ऑटो से उतर गया। मुझे यहां कुछ देर लगेगी, मैं फ्री होकर तुम्हें कॉल कर लूंगा, राहुल ने जावेद से कहा। जी सर, मेरा घर यहां पास ही है, जब भी जरूरत हो बुला लीजिएगा, मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा, जावेद ने उत्तर दिया और ऑटो को स्टार्ट करके चला गया। हाथ में सामान लिए राहुल घर की ओर बढ़ गया। दरवाजे के पास आकर वह कुछ देर को ठिठका, फिर दरवाजा खटखटाया। कुछ ही देर में एक 8-10 साल के लड़के ने दरवाजा खोला। लड़के की आंखों में अपरिचय के भाव नजर आए राहुल को। जहीर हसन साहब हैं क्या घर? राहुल ने लड़के को असमंजस में देखा तो पूछा। भाषा? जी है ना। लड़के के चेहरे पर छाया असमंजस कुछ छटा। कौन है शेखू? अंदर से जनाना स्वरूप भी उभरा। भाषा से मिलने आए हैं कोई, लड़के ने अंदर मुंह करके उत्तर दिया। तो दरवाजे पर ही खड़ा रखोगे क्या? बिठाओ उन्हें, अंदर से आवाज आई। आवाज में जो डपट का अंदाज था उसके चलते लड़का तुरंत दरवाजे से हट गया और बोला, आइए। राहुल अंदर आ गया। कमरा लगभग वैसा ही सजा हुआ है जैसा उस सरकारी मकान में भाषा के घर का कमरा होता था। लड़का तेजी के साथ अंदर चला गया। थोड़ी ही देर में अंदर के कमरे का पर्दा हटा और भाषा कमरे में आए। राहुल ने तेजी के साथ बढ़कर भाषा के पैर छू लिए। अरे अरे, कौन हो भाई? भाषा की आवाज वैसी की वैसी है, शरीर से कुछ कमजोर हो गए हैं, सिर के बाल पूरी तरह सफेद हो गए हैं, दाढ़ी भी बढ़ा ली है उन्होंने, वह भी झक सफेद, पैंट शर्ट की जगह सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए हैं। पहचानिए? राहुल ने भाषा का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा। भाषा कुछ देर तक राहुल के चेहरे को देखते रहे, फिर अचानक उनकी आंखों में पानी तैरने लगा, होंठ कपकपाने लगे। भैया! इसके बाद और कुछ नहीं बोले, बस राहुल को भींचकर सीने से लगा लिया। उनके आंसुओं की नमी को राहुल ने अपने कंधे पर महसूस करा। कुछ देर तक दोनों उसी प्रकार रहे। फिर जब अलग हुए तो भाषा ने रुधे कंठ से अंदर की ओर मुंह करके आवाज लगाई, सुनिए, इधर आइए जरा। कुछ ही देर में पर्दा हटाकर अम्मी अंदर आईं। बालों की सफेदी और चेहरे की झुर्रियों के अलावा लगभग वैसी की वैसी हैं अम्मी। नूर से रोशन चेहरा जस का तस है। राहुल ने उन्हें देखा तो उनकी ओर बढ़ गया और उनके पैर छू लिए। भैया! अम्मी ने राहुल के पैर छूते ही कहा। अम्मी राहुल को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ी। इतने बरसों बाद याद आई अम्मी की, ऐसे भुलाया जाता है? अम्मी रोती जा रही हैं और शिकायतें करती जा रही हैं। बस भी कीजिए, इतने दिनों बाद आए हैं, मिलते ही शिकायतें? भाषा ने धीमे से झिड़का। पानी वानी पिलवाइए, पता नहीं कहां से थके हारे आ रहे हैं, सांस तो लेने दीजिए जरा। और फिर अंदर मुंह करके आवाज लगाई, शेखू, पानी लाओ भाई।
थोड़ी देर में वही लड़का पानी के गिलास लेकर आ गया। सलाम किया था कि नहीं चाचा जान को, भाषा ने डपटने के अंदाज में कहा शेखू से। शेखू ने कमरे में सबकी आंखों में आंसू देखे तो कुछ सहम गया। उस पर भाषा की झिड़की से एकदम सिटपिटा गया। जल्दी से पानी की ट्रे को टेबल पर रखकर राहुल को सलाम किया उसने। ये कमर के बेटे हैं ना, क्या नाम है आपका? राहुल ने शेखू को सहमते देखा तो तुरंत बोल पड़ा, जी आफताब हसन। कुछ झिझकते हुए शेखू ने अदब के साथ उत्तर दिया, वाह, पिता का नाम चांद और बेटे का सूरज। शेखू के पास आते ही राहुल ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, माशाअल्लाह, एकदम दादी की सूरत लेकर आए हैं। इतना कहकर राहुल ने टेबल पर रखे मिठाई के डब्बे, चॉकलेट्स और फलों की टोकरी उठाकर शेखू के हाथों में रख दिए। ये सब आपके लिए। शेखू को झिझकते देख भाषा बोल पड़े, ले लो मियाँ, आपके अब्बा के सबसे खासुल खास दोस्त हैं ये, आपके चचा जान होते हैं और आपकी दादी जान के सबसे लाडले। राहुल ने टेबल पर रखे कपड़े भाषा और अम्मी के हाथों में रख दिए। ये क्या है भैया? भाषा ने कुछ हैरत से पूछा। ये है कि अब आपका बेटा कमाने लगा है, अच्छा खासा कमाने लगा है। सब आप लोगों की दुआओं और आशीर्वादों का फल है, कुछ प्यार से कहा राहुल ने। अल्लाह तरक्की दे मेरे बच्चे को, खूब कामयाब करे। अम्मी के लबों पर दुआएं आ गई। दुआएं ही देती रहेंगी कि खाने की तैयारी भी करेंगी? भाषा ने मीठी झिड़की लगाई। अम्मी, खाना तो खाऊंगा, पर 2 शर्तें हैं। राहुल ने भाषा के कहते ही तुरंत कहा, शर्तें? यह क्या बात हुई? अम्मी ने कुछ मीठी झिड़की के अंदाज में कहा, पहली शर्त तो ये कि खीर, लौकी के कोफ्ते और कैरी पुदीने की चटनी आप ही बनाएंगी, और दूसरी शर्त भाषा से है। कहकर राहुल भाषा की ओर मुड़ा, वो ये कि आप मुझे वो पूरी बात बताएंगे कि बचपन में जो आप मुझे हर महीने खाना खाने बुलाते थे, उसका राज क्या था? बता तो दूं, लेकिन आपको यकीन नहीं होगा उस पर। मगर फिर भी अब आप बड़े हो गए हैं, अब आपको पूरा किस्सा सुनाया जा सकता है। खाना खाने के बाद बैठेंगे तो सब बता देंगे आपको। इतना कहकर भाषा अम्मी की तरफ मुड़े। आप अंदर जाकर तैयारियां कीजिए खाने की। भैया, आप अपने भाषा से बैठकर बातें करो, मैं आपकी शर्त की तैयारी करती हूं अंदर जाकर, कहते हुए अम्मी अंदर चली गईं। अम्मी के जाने के बाद भाषा और राहुल बैठकर बातें करने लगे। बहुत देर तक बातें चलती रहीं, बहनों की, माता पिता की, कस्बे की, रिश्तों की। बातचीत में राहुल को पता चला कि कमर की बस एक ही औलाद, एक ही बेटा है। पहले ही बेटे के पैदा होते समय कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के कारण डॉक्टरों ने आगे मां बनने में कमर की पत्नी हिना के लिए खतरा बता दिया था। कमर, उसकी पत्नी, बेटा, भाषा और अम्मी, ये पांचों ही रहते हैं घर में। कमर अपने साहब को लेकर कहीं बाहर गया है। बातें तो खत्म होने वाली भी नहीं थी, मगर शेखू ने आकर खाना लग जाने की सूचना दी तो बातें बंद करनी पड़ी उन दोनों को। खाना जैसे बचपन में ठहरे हुए किसी पल में से ही आया था। वही खीर, वही कोफ्ते, वही पूरियां, सुगंध भी वही और स्वाद भी वही। राहुल ने पहला ही तो कौर तोड़कर जब मुंह में डाला तो उसकी आंखें भर आईं। कितने दिनों बाद, कितने बरसों बाद, स्वाद तंतुओं में बरसों बाद झंझनाहट हुई। पूरियां परसने आई कमर की पत्नी हिना को राहुल ने पहली बार देखा। जैसे ही वो राहुल की थाली में पूरियां रखने लगी, राहुल ने रुकने का इशारा किया और उल्टे हाथ से शर्ट की जेब में रखे पैसे निकाल लिए। अंदाज था कि 2 से 2,500 रुपए हैं। वो पैसे उसने हिना की ओर बढ़ाते हुए कहा, लो हिना, हमारे यहाँ जब बहू पहली बार खाना खिलाती है तो जेठ और ससुर उसे नेग देते हैं। मैं कमर से बड़ा हूँ उम्र में, ये तुम्हारा नेग है। अपने मनपसंद कपड़े ले आना इनसे। हिना ने असमंजस में भाषा की तरफ देखा। भाषा ने आंखों में रख लेने का इशारा किया। हिना ने पैसे ले लिए। खाना खाकर भाषा और राहुल बाहर के कमरे में आकर बैठ गए। थोड़ी देर में अम्मी भी अपने पान की डलिया और सुपारी का बटुआ लेकर आ गईं और कमरे में पड़े दीवान पर बैठकर पान लगाने लगीं। भाषा, अब आपकी बारी, अपनी शर्त पूरी करिए। राहुल ने भाषा की तरफ देखते हुए कहा, आप भी सुनेंगी कहानी? भाषा ने अम्मी की तरफ देखते हुए प्रश्न किया। अम्मी कुछ नहीं बोली, चुपचाप पान लगाती रहीं। दुल्हन ने खा लिया हो तो उनको भी बुला लीजिए, वो भी सुन लेंगी।
भाषा ने पास बैठे शेखू की ओर देखते हुए कहा। भाषा के कहते ही शेखू उठकर अंदर चला गया। कुछ देर बाद लौटा तो हिना उसके साथ आई। हिना आकर अम्मी के पास दीवान के एक कोने में सकुचा कर बैठ गई। ये तब की बात है जब आप लोग वहां नहीं आए थे। आपके पापा से पहले डॉक्टर द्विवेदी रहते थे वहां। हम लोग भी बस 3-4 महीने पहले ही सरकारी मकान में रहने पहुंचे थे। आपने तो वो मकान देखा है, जंगल और खेत से एकदम लगा हुआ मकान था वो, भाषा ने सधी हुई आवाज में कहा। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन जब आपकी अम्मी रात को सब बच्चों को खाना खिलाकर बर्तन साफ कर रही थीं, तब पहली बार, कहते हुए भाषा कुछ देर रुके, फिर राहुल की तरफ देखते हुए बोले, आपने उस सरकारी मकान में हमारे घर बर्तन साफ करने वाली जगह तो देखी ही थी, पीछे वहां पीपल के दरख्त के पास। राहुल ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। तब वो पहली बार आया था। भाषा की आवाज में हल्का सा कंपन हुआ। राहुल ने देखा पान लगाते अम्मी के हाथ भी हल्के से कांप गए। तुम्हारी अम्मी तो बेहोश ही हो गई थी उस रात। कोई भी हो जाता अगर उसके साथ ऐसा होता तो। तुम्हारी अम्मी जब बर्तन साफ करके उठी तो देखा पीपल के चबूतरे पर बैठा था वो, लंबा, काला, चमकदार, भुजंग, कुंडली मार कर बैठा था। एक टक तुम्हारी अम्मी की तरफ ही देख रहा था। ये जोर से चीखीं, बर्तन पटक कर भागीं और घर में आते ही बेहोश हो गईं। इतना कहकर भाषा चुप हो गए। अम्मी की तरफ एक बार देखा, अम्मी को सहज होकर छालिया काटते देखा तो मानो उनको राहत पहुंची। बड़ी मुश्किल से जब इनको होश में लाए तो इन्होंने पूरी बात बताई। हम लोग जब टार्च लाठी लेकर दौड़कर पीछे गए तो वहां कुछ नहीं था, टूटी हुई रकाबियां फैली पड़ी थीं। बात आई गई हो गई। 8-10 दिन बाद फिर एक रात ये मेरे इंतजार में बाहर आंगन में खाट पर करवट लेकर सो रही थी। अचानक पैर के अंगूठे पर कुछ महसूस होने पर इन्होंने आंखें खोली। देखा वही सांप पलंग की पाटी पर सिर टिकाए इनके पैर का अंगूठा चूस रहा है। एक पल को तो इनकी गिग्गी बन गई। फिर ये हिम्मत जुटाकर जोर से चीखीं और बेहोश हो गईं। अंदर के कमरे से बच्चे इनकी चीख सुनकर दौड़े। तब तक सांप तो बिला गया था। इनको होश में लाया गया तो पूरी बात पता चली। तुरंत टॉर्चें लेकर आसपास तलाशा, लेकिन जाने वाला तो जा चुका था। सुबह तक इनको बुखार भी आ गया। 2-3 दिन तक हरारत रही थी दहशत के कारण। भाषा की आवाज कुछ ठहरी हुई है। फिर तो यह अक्सर की बात होने लगी। वह चुपचाप आता और इनको सोता हुआ पाकर इनके पैर का अंगूठा चूसने लगता। हालांकि हम सब निगरानी रखते थे इन पर, लेकिन वह तो जैसे हवा में से आता था। आंख के फरूके में तो आ भी जाता और आहट पाकर बिला भी जाता। निगरानी रखने वाला भी कब तक रखता। फिर यह हुआ कि वो दिन में भी आने लगा और इनके सोने का भी इंतजार नहीं करता था। ये अकेली होती और वो आ जाता। बर्तन मांज रही होती, रोटियां सेक रही होती, कपड़े धो रही होती, सिलाई मशीन पर काम कर रही होती, और वो जाने कब चुपचाप आकर अपने अंगूठा चूसने के काम पर लग जाता। इनको पता भी नहीं चलता। जब नजर पड़ती तो ये चिल्लाती। बस एक तसल्ली की थी कि वो इनको या किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा था। लेकिन उससे क्या होता है, था तो जहरीला सांप ही ना। अंगूठा चूसने में ही कभी दांत लग जाए तो। और फिर ये भी बीमार रहने लगी थी उसके कारण, दहशत के कारण भी और गैरत के कारण भी। कहने वाले तो हर किस्से में 10 तरह की बातें करते ही हैं। कहने वालों का मुंह थोड़े ही पकड़ा जाता है। फिर बच्चे भी डरे डरे रहने लगे थे उसके कारण। बेटियां तो बहुत खौफजदा रहती थीं। अम्मी को एक पल भी अकेला नहीं छोड़ती थीं। भाषा ने अम्मी की तरफ देखते हुए कहा। फिर हम लोगों ने उसकी घेराबंदी करने का फैसला किया। आखिरकार कहीं से तो आता है और कहीं तो जाता ही है। भले ही नुकसान नहीं पहुंचा रहा हो, मगर दहशत में कब तक जीते हम सब। तो बस एक दिन यही किया। घर की सारी नालियों, नाबदानों, मोरियों में टाट के फट्टे ठूंस ठूंस कर उनको बंद कर दिया। जिस कमरे में आपकी अम्मी बैठती थीं उसमें
दरवाजे को छोड़कर सब कुछ सील कर दिया। बच्चों को रिश्तेदार के घर भेज दिया और आस पड़ोस के लोगों को साथ लेकर घेराबंदी कर दी। इनको अकेला कमरे में बिठाकर हम सब छिपकर ताक में बैठ गए उसके आने की। वह तो बेखौफ ही हो चुका था उस वक्त तक, किसी का डर नहीं था उसे। ये चुपचाप कमरे में लेटी थीं और वो आ गया। मैंने उस दिन कमरे की टांड पर छिपकर बैठे हुए उसे पहली बार पूरा देखा। ये लंबा, एकदम काला भुजंग, लहर खाता था तो चमकीले बदन में बिजली सी चमकती थी। कमजोर दिल वाला आदमी तो उसको सामने देखकर ही जान छोड़ दे। लहर खाता हुआ वह खाट की तरफ बढ़ रहा था। मैं लाठी लेकर टांड पर से नीचे कूदा। मेरे कूदते ही वो पलटकर दरवाजे से बाहर भागा, मगर बाहर तो मौत खड़ी थी उसके इंतजार में। बाहर खड़े लड़कों ने लाठियों से पीट कर उसे वहीं मार डाला। भागने का कोई रास्ता नहीं मिला उसे। जब मर गया तो उसे सीधा करके नापा, 8 फुट लंबा था वो। किसी ने कहा कि इसको ऐसे नहीं फेंकते हैं, जला देते हैं, तो वहीं पीपल के नीचे लकड़ियां इकट्ठी करके उसे जला दिया। भाषा की आवाज में कुछ सूनापन आ गया। हमने सोचा कि मुसीबत टल गई, मगर भाषा ने फिर बात शुरू की। कमर हसन से छोटे वाले को तो आपने देखा ही नहीं राहुल भैया। नूर नाम था उसका, मगर उसे हम भैया ही कहकर बुलाते थे। चारों बहनें जान छिड़कती थीं उस पर। अपनी अम्मी से रंग रूप सब वैसा का वैसा ही लेकर आया था वो। सबका दुलारा था, सबका लाडला था। सांप को मारने के 1 महीने बाद नूर को बुखार आया। जब तक हम कुछ समझते तब तक 5 दिन में ही वो खुदा को प्यारा भी हो गया। डॉक्टर द्विवेदी भी हैरान थे कि ऐसा क्या बुखार था कि उसे कोई दवा ही नहीं लगी। कहकर भाषा चुप हो गए। राहुल ने देखा कि अम्मी ने दुपट्टे के कोने से आंखों को चुपचाप पोंछ लिया है। नूर को गए महीना भी नहीं बीता था कि कमर बीमार पड़ गए, वही तेज बुखार। नूर के जाने के बाद घर में वीरानी छा गई थी। कमर के बीमार पड़ते ही जैसे मातम सा छा गया घर में। जब डॉक्टर द्विवेदी कमर को देखने आए तो दवा देकर मुझे चुपचाप से अपने घर आने का इशारा करके चले गए। भाषा ने जैसे तैसे एक एक शब्द हिम्मत जुटाकर बोले। मैं जब डॉक्टर द्विवेदी के घर पहुंचा, जी मैं जब डॉक्टर द्विवेदी के घर पहुंचा तो वहां एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। बड़े बड़े सफ़ेद बाल, लंबी सफ़ेद दाढ़ी और सफ़ेद ही कपड़े पहने हुए बुजुर्ग एकदम किसी फरिश्ते की तरह लग रहे थे। मेरे पहुंचते ही द्विवेदी साहब उठकर बाहर चले गए। मैं और वो बुजुर्ग ही रह गए कमरे में। थोड़ी देर तक तो वो बुजुर्ग चुप रहे, फिर बोले, आपने एक बहुत गलत काम कर दिया है। वो क्या नुकसान पहुंचा रहा था आपको? बुजुर्ग के कहते ही मैं एकदम हैरत में पड़ गया, कुछ बोल नहीं पाया। क्या बोलता? मुझे चुप देखकर वो बुजुर्ग फिर बोले, आपके मजहब में बहुत सी बातों को माना नहीं जाता है, पर यह मामला भी कुछ ऐसा ही है। आप तो इस मकान में अभी 2-3 महीने पहले ही रहने आए हैं। वो पीपल पर ही रहता था बरसों बरस से। आपके मजहब में दूसरा जन्म होता है ये नहीं माना जाता, लेकिन वह पिछले किसी जन्म का आपकी पत्नी का बेटा था। जब रहने आई तो वह उनको पहचान गया और उनसे मिलने आने लगा। वह आपकी पत्नी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मगर अब आपके पूरे परिवार को जरूर नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह अब भी वहीं रहता है, उसी पीपल के पेड़ पर। आपने उसे मार दिया तो अब वो आपकी पत्नी को छोड़कर आप सबको मारना चाहता है। उनके इतना कहते ही मैं तो रो पड़ा। भाषा कुछ ठहर ठहर कर किस्से को आगे चला रहे हैं। मुझे रोता देखकर वो बुजुर्ग उठकर मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। अब जो गलती हो गई सो हो गई। अगर मैं कुछ बताऊं करने को तो आप करोगे? कुछ ऐसा जिसे करने की आपके मजहब के हिसाब से मनाही हो।
मैंने फौरन हाँ कर दी। उसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था मेरे पास। एक बेटे को तो खो ही चुका था मैं, और दूसरे को खोने के कगार पर आ चुका था। वो फिर बोले, आपको बस ये करना है कि जिस दिन आपने उस सांप को मारा था, चांद की उसी तारीख को आपको कुछ करना होगा। अपनी पत्नी से कहिए उस रात नहा धोकर अपनी रसोई को अच्छे से धोकर खीर पकाएं, और फिर अच्छे से तैयार होकर मतलब सज धज कर रात को 12 बजे वो खीर एक मिट्टी के कुल्हड़ में भरकर और साथ में एक मिट्टी का दीपक जलाकर चुपचाप से बिल्कुल अकेली जाएं, और दोनों चीजें पीपल के नीचे रखकर दीपक की बुझने तक वहीं पीपल के नीचे बैठी रहें। फिर चुपचाप से उठकर आ जाएं। अगले दिन किसी भी बच्चे को खाना खाने बुलाएं और खीर पूरी पकाकर उसे खिलाएं। खिलाने के बाद उसे कुछ पैसे देकर ही घर भेजें। वैसे आप किसी को भी बुलाकर खिला सकते हैं, लेकिन आपके लिए अच्छा होगा कि आप किसी हिंदू के बच्चे को ही बुलाएं। बच्चा मुस्लिम होगा तो उसके माँ बाप 10 तरह के सवाल पूछेंगे कि क्यों खिला रहे हो, ये तो कुफ्र है। और हाँ, कोशिश करना कि एक ही बच्चे को हर बार बुलाकर खिलाओ। उससे आपको हर बार नए बच्चे के माँ बाप को इस सवाल का जवाब नहीं देना पड़ेगा कि क्यों बुला रहे हो। एक बार बता देना कि जो बेटा चला गया उसकी याद में खिला रहे हो। और हाँ, आपकी पत्नी अपना का काम उस पीपल के नीचे बने चबूतरे पर ही बैठकर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। वो उनका बेटा है, उनको अपने आसपास देखकर खुश होगा, और उसके नाम से किसी बच्चे को खाना खिलाना भी उसे अच्छा लगेगा। इतना कहकर भाषा चुप हो गए। हमने वैसा ही किया। जब तक डॉक्टर द्विवेदी रहे तब तक उनके बेटे को खाना खिलाते रहे। फिर द्विवेदी साहब का ट्रांसफ़र हो गया और आपके पिताजी आ गए। आपकी मम्मी भी आपको खाना खाने भेजने के लिए तैयार हो गईं, और फिर जब तक हम लोग वहाँ रहे तब तक आप आते रहे। फिर रिटायरमेंट के बाद हम लोग यहाँ भोपाल आकर बस गए। भाषा ने बात को ख़त्म करने के अंदाज में कहा, यहाँ आकर फिर वो खाना खिलाने का काम? राहुल ने पूछा। यहाँ आकर तो मैं मुसलमान होने लगा, धीरे धीरे। देख नहीं रहे हो, अब तो पूरा मुसलमान ही दिखता हूं। भाषा ने अपने आप की ओर इशारा करते हुए कुछ तंज के साथ कहा, यहां पर वैसा कुछ करने की सोच भी नहीं सकते। अस्पताल का वो कैंपस और काजी कैंप का यह इलाका, आपने देखा नहीं कितना अंतर है दोनों में। हिंदू इस इलाके को पाकिस्तान कहते हैं। यहां आने से कतराते हैं, घबराते हैं। हमारे मुल्क के हर बड़े शहर में ऐसे ही न जाने कितने पाकिस्तान बन गए हैं। हम लोग यहाँ दुनिया से अलग थलग होकर कटकर पड़े रहते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब गणेश जी बैठते हैं, कब दुर्गा जी आती हैं। कमर ने तुम लोगों के साथ होलियों पर, दिवालियों पर कितनी मस्तियाँ की हैं, रंग खेला, पटाखे छुड़ाए। कमर के साहबजादे अब वैसा करने की सोच भी नहीं सकते, कुफ्र हो जाएगा। जाने क्या क्या बातें दिमागों में भर दी हैं। कहते हैं होली का रंग अगर कहीं भी चमड़ी पर लग गया तो हश्र के दिन उतनी चमड़ी काट के उतारी जाएगी। हम दुनिया से कटकर बस दीन के होकर रह गए हैं यहाँ। कटकर या शायद काट दिए जाकर, ऐसा कहेंगे तो ज्यादा मुनासिब होगा। यहाँ दीन के हिसाब से ही रहना पड़ता है। बहुत मन करता है कि दीपावली पर कस्बे के सरकारी मकान की तरह यहाँ भी 2 दीपक जलाकर दरवाजे पर रख दें, मगर रख नहीं सकते, वबाल हो जाएगा। यहाँ तो दीपावली के आने जाने का ही पता नहीं चलता। उसके बाद बाबरी, गोधरा, नफरतें, जाने क्या क्या होता चला गया। हमारा ये पाकिस्तान और ज्यादा पाकिस्तान होता चला गया। अब तो एक ठंडी सांस छोड़कर भाषा ने बात को भी मानो हवा में ही छोड़ दिया। के बाद गोधरा, नफरतें, जाने क्या क्या होता गया। हमारा ये पाकिस्तान और ज्यादा पाकिस्तान होता गया। अब तो एक ठंडी सांस छोड़ भाषा ने बात को भी मानो हवा में छोड़ दिया। अब तो ऐसा लगता है कि अस्पताल का वो कैंपस शायद ख्वाब में ही देखा था, जहां मैं मुसलमान नहीं था किसी लिए,
किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं मुसलमान हूं। मगर अब तो मैं बस और बस मुसलमान ही हूं। दुनिया भर के अपनों को छोड़कर दीन के अजनबियों के बीच पड़ा हूं। अब तो वही मेरे अपने भी हैं। जो अपने थे उन्होंने तो अजनबी निकाल कर काट कर फेंक दिया अपनी दुनिया से। आप कह सकते हो कि मैं इन दिनों पाकिस्तान में रहता हूं, भाषा ने बुदबुदाते हुए कहा। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। राहुल ने घड़ी देखी, 11 बज रहे हैं। सुबह फ्लाइट भी पकड़नी है दिल्ली की। 11 बज गए। मैं ऑटो वाले को कॉल कर लेता हूं, सुबह फ्लाइट भी पकड़नी है मुझे, कहते हुए राहुल ने मोबाइल उठाया। अरे भैया, यहीं चौराहे पर मिल जाएंगे ऑटो, मत परेशान होइए, भाषा ने कहा। नहीं भाषा, मुझे जावेद लेकर आया था, उसका घर यहीं पास है, वही छोड़ आएगा। मैंने कह दिया था उसे, राहुल ने कहा। जावेद? अच्छा, पास ही तो है उसका घर, चलिए मैं छोड़ आता हूं, कहते हुए भाषा उठकर खड़े हो गए। राहुल भी उठा और उसने उठकर अम्मी के पैर छू लिए। अम्मी ने उसे गले लगाया और फपक कर रो पड़ी। राहुल के अंदर भी कुछ भीगा और आंखों के रास्ते से उमड़ गया। सबसे विदा लेकर भाषा और राहुल जावेद के घर की तरफ चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद राहुल ने कहा, भाषा एक बात कहूं, आपने उस किस्से में कुछ छिपा लिया है ना? राहुल के प्रश्न पर भाषा ने एकदम राहुल की तरफ देखा। माशा अल्लाह, बरखुरदार, आप तो बहुत ज़हीन हो गए हैं। खूब, बहुत खूब, इसे कहते हैं उड़ती चिड़िया के पर गिनना। भाषा ने छड़ी टेक कर चलते हुए कुछ हंसते हुए कहा। सही पकड़ा है आपने। एक बात ऐसी भी है जो आपकी अम्मी को भी नहीं पता है। आपने उस सरकारी मकान के पीछे पीपल के दरख्त के नीचे बना हुआ हमारा गुसलखाना तो देखा ही होगा। दड़बे के पास बना था, जो टीन की पुरानी चादरों का, ऊपर से खुला हुआ। हम लोगों ने ही उस मकान में आने के बाद बनाया था उसे। वो सांप पीपल रहता था। वो जो पिछले जन्म के बेटे वाली बात है, वो सब झूठ है। वो बस आपकी अम्मी को बताने के लिए एक किस्सा बनाया था उन बुजुर्ग ने। कुछ अटक अटक कर बात पूरी की भाषा ने। वहीं से, पीपल पर से ही उसने आपकी अम्मी को गुसल खाने में गुसल करते हुए देख लिया था। आपकी अम्मी माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत थी। उन बुजुर्ग का कहना था कि उसे आपकी अम्मी से लगाव हो गया था, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उसे आपकी अम्मी से इश्क हो गया था। हमने उसे मार दिया तो वह गुस्से में आकर पूरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था। हम सबको खत्म करना, एक एक करके। उन बुजुर्ग का कहना था कि आपकी अम्मी वहां उसकी तारीख को जाएंगी सज धज कर, तो उसे लगेगा उसी के लिए आई हैं। नाराज आशिक अपनी महबूबा को देखकर सारा गुस्सा भूल जाता है। बाकी भी दिन में आपकी अम्मी वहीं पीपल के आसपास बनी रहेंगी तो वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए आपकी अम्मी अपना सारा काम वहीं पीपल के चबूतरे पर बैठकर ही करती थीं। और हुआ भी वही। कमर भी ठीक हो गए और उसके बाद फिर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया उसने। भाषा ने राहुल की तरफ देखे बिना अपनी बात पूरी की। और खाना खिलाने वाली बात, उसका तो मतलब ही समझ नहीं आया, राहुल ने प्रश्न किया। वो बस आपकी अम्मी का मन बहलाने की बात थी भैया। उन बुजुर्ग का कहना था कि आपकी अम्मी को यह सारा सांप के लगाव और इश्क पता चल गया तो उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। गैरत एक ऐसी चीज है जो बहुत परेशान करती है, और आपकी अम्मी तो आपको पता ही है कितनी गैरतमंद हैं। इसीलिए उन बुजुर्ग का कहना था कि हमें कुछ ऐसा नाटक भी करना पड़ेगा जिससे आपकी अम्मी को इस बात का यकीन हो जाए कि वो सचमुच ही पिछले जन्म में उनका बेटा था। उनको ये नहीं पता चलना चाहिए
कि सांप उनको गुसल खाने में नहाते हुए देखकर उनसे मोहब्बत कर बैठा था। इससे आपकी अम्मी को बहुत सदमा पहुंचेगा। खाना खिलाने का यही कारण था कि आपकी अम्मी को इस कहानी पर भरोसा हो जाए, और उनको तो यही पता है कि सांप नहीं उनका बेटा मरा है, तो उन्हें तसल्ली रहेगी कि उसकी याद में वो किसी को खाना खिला रही हैं। कहकर भाषा एक बार फिर चुप हो गए। वो असल में पिछले जन्म का आपकी अम्मी का बेटा नहीं था, बल्कि इसी जन्म में आपकी अम्मी का आशिक था। उन्हें देखकर उनसे मोहब्बत कर बैठा था। हम सब ने झूठ बोला आपकी अम्मी से। खुदा इस एक झूठ के गुनाह को माफ करे। भाषा ने बहुत धीरे से बुदबुदाते हुए कहा। टहलते हुए दोनों जावेद के घर तक आ गए। घर के बाहर ही चबूतरे पर बैठा जावेद दोनों को आते देख उठकर खड़ा हो गया। राहुल ने झुककर भाषा के पैर छू लिए। भाषा ने उसे उठाकर सीने से लगा लिया। राहुल को पीठ पर आंसुओं की नमी महसूस हुई। साहब और बाई साहब को मेरा सलाम कहना बेटा। भाषा ने पहली बार भैया के स्थान पर राहुल को बेटा कहकर पुकारा। राहुल में बैठ गया। ऑटो में बैठकर उसने भाषा के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया और बोला, इतना निराश मत होइए भाषा, ये सब थोड़े दिन का है। ये नफरतें बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली। सब ठीक हो जाएगा। आप जैसे लोग अभी हैं जो सब ठीक कर देंगे। एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। सब कुछ हो जाएगा, भरोसा कीजिए। आमीन। खुदा करे कि तुम्हारी बात सच हो जाए बेटा। चलो भाई जावेद, ले जाओ, रात हो रही है। भाषा का आदेश पाते ही जावेद ने ऑटो स्टार्ट कर दिया। राहुल ने हाथ जोड़कर भाषा को नमस्कार किया और ऑटो आगे बढ़ गया। कुछ दूर ऑटो जाने के बाद राहुल ने ऑटो से झांक कर देखा पीछे, तो देखा भाषा उसी जगह पर खड़े हैं। जाते हुए ऑटो को देख रहे हैं। चांदनी रात में सफ़ेद कपड़ों, सफ़ेद बालों और सफ़ेद दाढ़ी में खड़े भाषा किसी देवदूत, किसी फरिश्ते की तरह नजर आ रहे हैं। जगमगाते हुए ऑटो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और भाषा एक सफ़ेद धब्बे में बदलते जा रहे हैं। उजले सफ़ेद धब्बे में राहुल को भाषा की बात याद आई जो उन्होंने बहुत दर्द भरे स्वर में कही थी, तुम कह सकते हो कि मैं इन दिनों पाकिस्तान में रहता हूँ। शुक्रिया।